हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस सेट 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 80 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग का ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और फिर क्वेश्चंस आप लोगों से भी बनने लगेंगे। जिसमें पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? यानी सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है? ठीक है, तो याद रखना है हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हीरा के बारे में कुछ और बातें याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जो भी हम नोट लिख रहे हैं उसको आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जिसमें सबसे पहली बात कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 है। अपवर्तनांक के बारे में भी कुछ बातें याद रखना है। जैसे अपवर्तनांक जो होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब हम लोग निकालते हैं तो उसका कोई मात्रक नहीं लिखते हैं, तो याद रखना है वो मात्रक विहीन होता है। दूसरी बात याद रखना है कि हीरा जो होता है ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अगली बात याद रखना है हीरा के बारे में कि वो सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है ना, कठोर पदार्थ में हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ में आता है। ठीक है, और 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। इससे ज्यादा अपवर्तनांक किसी और पदार्थ का नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आप लोगों को पता है कि दो तरह के हम लोग के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। जिसका अगर हम लोग फोकस दूरी अगर बताते हैं तो अवतल दर्पण का जो अपवर्तक सतह होता परावर्तक सतह होता है ये धंसा हुआ होता है, जिसके कारण इसका फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। और जब भी हम लोगों को डायरेक्शन बताना होता है पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्ष ड्रॉ करते हैं और इधर एक्स होता है और एक्स डैश होता है। एक्स डैश की तरफ हर एक दूरी जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका फोकस दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण का अगर हम लोग बात करें तो उसका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा हुआ होता है, जिसके कारण इसका फोकस जो होता है इधर होता है राइट साइड में, इसलिए इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हम लोग का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखना है इसका ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हम लोग को पता है कि दो लेंसेज होता है, जिसमें अगर हम लोग मुख्य फोकस को देखते हैं तो ये हम लोग का है उत्तल लेंस। ये हम लोग का प्रधान अक्ष होता है, इसका f1 इस साइड में होता है और इधर f2 होता है। यानी कुल मिलाकर किसी भी लेंस का बात करें, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, इसका फोकस दूरी जो होता है, फोकस जो होता है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो हम लोग को पता है अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो सिर्फ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, और अवतल दर्पण ये जो एक काल्पनिक और बड़ा भी बनाता है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है? तो हम लोग को पता है कि फोकस दूरी जो होती है f इज इक्वल टू होता है, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू r/2 होता है। इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस गुना करके, r इज इक्वल टू 2f। तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी शब्द का मतलब है किसी एक बिंदु पर मिलने वाले बहुत सारी किरणें। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस का, जिसमें क्या अर्थ है, क्या है, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणें हम लोग लेते हैं तो वो किसी एक बिंदु पर ही अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 7, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम मीन्स सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है, जिस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसमें 7 रंगों में सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है और सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। तो याद रखना है सबसे नीचे वाला यानी सबसे जिसका ज्यादा झुका हुआ है उसमें तरंगदैर्घ्य सबसे उसका कम होता है, और लाल जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछा है न्यूनतम यानी सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो पता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसका घनत्व बार बार बदलते रहता है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश का बार बार क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। कभी अपवर्तन होता है, कभी नहीं होता है, जिसके कारण हमारी आंखों तक कभी ज्यादा तो कभी कम प्रकाश पहुंचता है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो याद रखना है निर्वात में होता है। कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में बताना है तो लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे पहले प्रकाश की चाल जो मापने वाले थे उनका नाम था रोमर, ठीक है ना, याद रखना है। यही वायु का बात किया जाए तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 2.98 × 10⁵, ठीक है ना, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो लगभग इसको समान माना जाता है, लेकिन अगर सेपरेटली पूछा जाए तो निर्वात में ज्यादा होता है और वायु में कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन हो या परावर्तन हो, इसके 2 ही नियम होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हमको पता है कि डैम जो होता है जिसमें पानी बहुत सारा जमा रहता है उसमें होता है यांत्रिक ऊर्जा। जब इससे पानियां निकलती हैं तो यहाँ पर लगा रहता है टरबाइन, जो इसको घुमाया जाता है और ये घूमने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखना है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी ऑप्शन में हो सकता है और यांत्रिक ऊर्जा भी। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में से कोई भी रहे, आंसर वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, यानी मोमबत्ती जो होता है हम लोग का वो एक रासायनिक पदार्थ होता है ना। अगर उसको हम लोग जलाते हैं तो वो किस रूप में, मतलब हम लोग को ये बताना है कि वो किस रूप में परिवर्तन होता है, किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो अगर मोमबत्ती का हम लोग बात करें तो रासायनिक ऊर्जा होता है, वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो याद रखना है क्या कि जब भी हम लोग कोई परिपथ बनाते हैं और उसमें किसी विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल होता है, के साथ यहाँ पर अगर हम लोग सेल जोड़े हैं तो यहाँ पर ईएमएफ होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसका जो होता है वो विभवांतर होता है। तो याद रखना है कि यहाँ विभवांतर जो भी है ईएमएफ से यहाँ वाला भी जो होता है वो कम होना चाहिए, तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करता है। तो याद रखना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक विद्युत सेल से प्राप्त धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है क्या, कम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी धारा प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों को पता है कि प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ते हैं। अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो आता है हम लोग का RS से डिनोट करते हैं उसको, R1 + R2 + R3। और जनरली जब हम लोग बहुत सारे प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ देंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल में बात कर ले हम लोग कि 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं 1 ओम, R2 ले लेते हैं 2 ओम और R3 ले लेते हैं 3 ओम। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS हम लोग का आ जाएगा 1 ओम करते हैं प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम करते हैं अगर, तो ये हम लोग का 6 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग का श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से ये क्या है, ज्यादा है। और जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो RP आता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो अगर कम हम लोग को प्राप्त करना होता है प्रतिरोध का मान तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और ज्यादा प्राप्त करना है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का उपयोग होता है वह है। तो अगर हम लोगों को विद्युत चुंबक बनाना होता है तो परिनालिका में किसे उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहे का छड़ का जो होता है इसी को हम लोग क्रोड भी बोलते हैं, मतलब क्रोड के रूप में हम लोग नर्म लोहे का छड़ का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम लोगों को अस्थाई बनाना होता है तो उसमें हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहे का छड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? अगर हम लोगों को बात किया जाए कि ताप बढ़ा देने से कौन सी प्रक्रिया बात होती है, तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन होता है, या नाभिकीय संलयन विखंडन, ठीक है, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने के लिए युक्ति किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल में याद रखना है कि जब भी हम लोग सौर सेल का बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और याद रखना है सिलिकॉन जो होता है एक उप धातु होता है, और उप धातु होता है और इसका प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में, ठीक है ना। उसके बाद सौर कुकर एक ऑप्शन में दिया है, तो याद रखना है सौर कुकर इससे थोड़ा हटके है, लेकिन याद रखना है सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अगर मान लेते हैं हम लोग को पवन जनित्र को चलाना है, ठीक है ना, इस तरह से विंड मिल जो होता है उसको चलाना है, तो हवा का वेग कितना होना चाहिए? तो याद रखना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, याद रखना है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या करता है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है और विभवांतर ये दोनों समान होता है, और विभवांतर क्या होता है? तो इकाई आवेश पर जो कार्य करना पड़ता है वही हम लोग का होता है विभवांतर, ठीक है ना। और एक और विशेष बात याद रखना है कि ईएमएफ और विभवांतर दोनों का ऐसे मात्रक जो होता है वो वोल्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? तो याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। वैसे जनरली जो होता है हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से ही उपयोग करते हैं हम लोग, जिसका आवृत्ति याद रखना है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। और विभवांतर का बात किया जाए तो 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसके वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण जो होता है वो किसमें नहीं हो सकता है? तो वर्ण विक्षेपण मतलब होता है कि 7 रंगों में बांटना। तो 7 रंगों में तभी बढ़ सकता है जब जो वस्तु हम लोग ले रहे हैं वो पारदर्शी होना चाहिए। तो कांच में, निर्वात में, जल में या फाइबर में? तो फाइबर हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला है, वायु में रखा एक कांच है, वायु में एक कांच को रखा गया है, प्रिज्म आपतित किरण से मोड़ देता है। तो याद रखना है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब हवा से, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ले लिए हैं और इसके पास इधर जो है वो वायु है, यानी विरल माध्यम है, और प्रिज्म जो होता है एक सघन माध्यम होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब हम लोगों का प्रकाश का किरण विरल से सघन में जाता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अभिलंब की ओर यानी ये प्रिज्म का आधार है, तो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाएगा, इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन में, यहाँ पर आधार से दूर आधार की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। Zn प्लस O2 से ZnO बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का चूंकि संयोग हो रहा है इसलिए अभिक्रिया जो होगा वो उपचयन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन जो है उसको उपचयन देना चाहिए था, यहाँ उपचयन दे दिया, उपचयन होगा, ठीक है ना। अगला है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट। NH4Cl जो होता है ये अमोनियम का होता है, अमोनियम का सूत्र होता है। Na2CO3 जो होता है ये सोडा एस का सूत्र होता है, सोडा एस। जब इसी सोडा एस में हम लोग रवाकरण का जल मिला देते हैं जिसे बन जाता है Na2CO3 इंटू 10 मोल्स ऑफ H2O, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? धोबिया सोडा, ठीक है ना। तो ये धोबिया सोडा का सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना है ये सोडा एस है, जब रवाकरण का जल उसमें मिला देते हैं तो हम लोग का तैयार हो जाता है धोबिया सोडा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखना है एक पारा होता है मरकरी, मरकरी के बारे में याद रखना है कि Hg इसका संकेत होता है, और इसका अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 80 होता है, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखना है क्या कि अगर धातु पूछता है तो यहाँ मरकरी होगा, पारा होगा। पारा का प्रयोग जो होता है, मरकरी का प्रयोग जो होता है जनरली हम लोग थर्मामीटर में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर धातु नहीं देकर अधातु दिया रहता है तब क्या होता है? तो याद रखना है जब भी अधातु का बात करेगा जो जनरली कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो होगा ब्रोमीन होता है, ठीक है ना, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह को हम लोग वर्ग 18 का तत्व भी बोलते हैं। वर्ग 18 का तत्व जो होता है वो अक्रिय गैस कहलाते हैं। और अक्रिय गैस जो है वो टोटल कौन कौन से है? तो उसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। ठीक है ना, यही है, ये अक्रिय गैस है, जिसमें याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना जे तो रन कर गई। इसी में से देखना है कि कौन कौन सा हम लोग का इसमें तत्व अवेलेबल है। तो यहाँ पर हीलियम जो होगा इसी में का वर्ग 18 का तत्व है, जो आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग का है Na2CO3, धातु के कार्बोनेट है। मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर, याद रखना है मेथिल ऑरेंज जो होता है एक कृत्रिम सूचक है जो खुद से बनाया जाता है। मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? तो याद रखना है क्या आपको कि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो दोनों प्रकार के विलयन में अपना रंग प्रदर्शित करता है। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है अगर उसको हम लोग अम्ल में डालते हैं और दूसरा हम लोग भस्म में डालते हैं, ठीक है, तो अम्ल में जो होता है वो लाल रंग देता है और भस्म में जो होता है वो पीला रंग देता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। जिसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, और याद रखना है धातु के कार्बोनेट जो होते हैं वो भास्मिक होते हैं। धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट दैट मींस इसमें हाइड्रोजन लगा हो, जैसे NaHCO3 जो खावा सोडा होता है वो भास्मिक होता है, चाहे ये भी भास्मिक होता है। तो जब इसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज को डालते हैं तो ये पीला रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए सही। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व उष्णन, इसमें कौन है जिसके कारण विश्व उष्णन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गंधक जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका परमाणु संख्या जो होता है वो 16 होता है, कि परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखना है 16। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में जल। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग अम्ल को जल में घुलाते हैं, तो पता है हम लोग आर्हेनियस के अनुसार पढ़े हुए हैं कि किसी भी अम्ल को, जैसे HCl है, इसको जब हम लोग जल में घुला देते हैं तो ये बनता है H+ + Cl-, यानी आयन के रूप में टूट जाता है, और आयन के रूप में टूटने के कारण ही ये विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पर हो जाता है ये आयनित होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो याद रखना है धातु जब बोले तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोने में निम्नलिखित में से कौन से धातु मिलाकर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है? तो कॉपर। याद रखना है सोना जो होता है वो उसका शुद्धता कैसे मापते हैं हम लोग? तो सोने की शुद्धता मापी जाती है, सोने की शुद्धता कैरेट से मापी जाती है, जिसमें शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बट शुद्ध सोना जो होता है उसका उपयोग गहना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। अतः उसको प्रयोग करने के लिए इसमें हम लोग थोड़ी मात्रा में कॉपर बना देते हैं, जिससे ये 22 कैरेट का हो जाता है, और 22 कैरेट का सोना जो होता है इसका गहना बनाने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। याद रखना इसमें कॉपर को मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, NaCl + AgNO3, ये जो संकेत दिया है ये अवक्षेप का संकेत है। इस तरह की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, या दूसरा भी कहा जा सकता है। बोल रहा है क्वेश्चन, NaCl और AgNO3 है, Ag जो है संकेत ये सिल्वर का होता है, याद रखना है, और गोल्ड का जो संकेत होता है वो Au होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए सोडियम जो है ये सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम जो है सिल्वर को विस्थापित कर देता है, यानी स्थान उसका ले लेता है, और सिल्वर जो है वो सोडियम का स्थान ले लेता है। तो जब दो विस्थापित होते हैं धातु तो उसको द्विविस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? अभी हम लोग देखे हैं सिलिकॉन जो होता है एक हम लोग का उपधातु है, ठीक है ना, जो मतलब हम लोग का सामान्य स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है, जैसे हम लोग सोलर सेल में उसका प्रयोग करते हैं, तो जब गर्म होता है तो उससे धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, पूरा का पूरा भरे होते हैं, यानी वो किसी से अभिक्रियाएं वगैरह नहीं करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ठीक है ना, संक्रमण तत्व याद रखना है
कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। हैलोजन जो है वर्ग 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, और क्षार धातु वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है, और उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, खरिया बोले या संगमरमर बोले, संगमरमर बोले या फिर चूना पत्थर बोले, तो उसका सूत्र जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसमें देखना है कि कौन अधातु का ऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा ये अधातु का ऑक्साइड है। कैसे पता? कुछ तरीके बता देते हैं। 1 से 20 तक के तत्वों को धातु के पहचानने का आसान तरीका होता है कि उसमें देखना है, पढ़ना है और लास्ट में यम आए, ठीक है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, कैल्शियम यम आ रहा है लास्ट में, ये धातु है, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो भास्मिक होते हैं, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? एल्काइन जो होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। इसके अंत में YNE लगता है, आइन लगता है। तो इसमें देखना है क्या कि दुगुना से 2 कम किसमें है। इसमें देखिएगा तो CH4 एल्केन का है, C2H4 दो गुना है तो ये एल्कीन का है, C2H2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, CH3OCH2H5 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये याद रखना है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, सामान्य नाम इसका एथिल मेथिल ईथर, ये सही है, लेकिन IUPAC नाम पूछ रहा है तो इसमें याद रखना है क्या कि बड़ा वाला जो चेन है उसमें N लगाना है, और जो छोटा वाला कार्बन का चेन है उसमें ऑक्सी लगाना है। तो इसमें एक कार्बन है तो मेथ होगा, उसमें ऑक्सी लगा देंगे तो मेथॉक्सी, और 2 कार्बन है N लगाएंगे तो इथेन हो जाएगा। तो यही हम लोग का सही हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन। और इसका कॉमन नाम पूछे तो ये एथिल मेथिल ईथर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है इसमें एथेनॉल होता है, एथेनॉल, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOH, या ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H5OH लिख सकते हैं अनुसूत्र। C2H5OH जो होता है वो एथेनॉल का होता है, ठीक है ना। इसी का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो याद रखना है, धातु के हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जनरली धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं होती है जिससे हम लोग का, अगर हम लोग जिंक की अभिक्रिया NaOH से अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, दूसरा ये जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, दूसरा ये जो है जिंक इसके साथ जाकर जुड़ जाता है तो ये बना देता है Na2ZnO2 बना देता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो याद रखना है, जिसमें Na2CO3 10 मोल्स ऑफ H2O, ये हो जाता है हम लोग का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मोल्स ऑफ H2O हम लोग का धोबिया सोडा का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, अम्लराज बनाने में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन को देखना है कि किस अरेंजमेंट में पूछ रहा है। हम लोग जो HCl लेते हैं वो 3 मोल में लेते हैं, HNO3 जो है वो 1 मोल में लेते हैं, तो ये 1 मोल में हो गया, ये 3 मोल में। अब देखना है कि पहले कौन सा बोल रहा है, तो HNO3 दिया है मतलब 1:3 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग का HCl और HNO3 पूछता तो 3:1 हो जाता। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं कि परमाणु आपस में संलयित हो जाते हैं, जिससे एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसमें जो हम लोग पहले लिए रहते हैं इसको बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक होता है तीर के चिन्ह के पहले वाला, और जो रिजल्ट में आता है उसको प्रतिफल बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक का दूसरा नाम भी होता है, इसको प्रतिकारक भी कहा जाता है, प्रतिकारक, और इसको क्या बोल सकते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर ऑप्शन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अधातु के ऑक्साइड देखना है, कॉपर धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। और याद रखना है कि यही सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है जल में जब घुलता है
तो ये हम लोग का H2SO4 बना देता है, और ये जो होता है धुआं वगैरह से बाहर निकलता है, और ये चूंकि बारिश के बूंदों में जाकर घुलकर अम्लीय बना देता है, जिससे होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। तो याद रखना है, जब लिटमस पत्र लाल से नीला बोले तो वो होता है क्षार, और जब नीला से लाल हो तो वो होता है अम्ल। अगला है, स्वास्थ्य शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना है 7 से 7.8 होता है। जब शरीर का बात करता है तो कुछ बातें और याद रखना होता है, जैसे लार का कोई पूछे, है ना, जो स्लाइवा उत्पन्न होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। पसीना का पीएच मान प्लस ब्लड का पीएच मान कोई पूछे तो याद रखना है उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है, यानी 7 और 7.8 के बीच हम लोग का शरीर का पीएच मान होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल में विलेय है। विलेय मतलब घुलता है, तो याद रखना है ग्लूकोज जो होता है वो जल में विलेय होता है, इसके अलावा विलेय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अमलगम है। अमलगम इसमें कौन सा है, तो याद रखना है मरकरी जिसमें लगा होता है वो अमलगम होता है, यानी सोडियम और मरकरी के विलयन मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी देखना होता है, जो होता है कौन सा, तो एक क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं का हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए ट्रिक बनाए हुए हैं। कौन सा होता है, कल का नारंगी, मैंगो, आज, जरा, फिर से, पाना है, क्योंकि, हम, आज, आए है, साइलेंट रहता है इसमें। तो ये या बात याद रखना है कि अगर सोडियम को कोई विस्थापित कर सकता है तो इसके ऊपर वाले तत्व कैल्शियम और पोटेशियम। अगर हम लोग जिंक का बात करते हैं तो ये सारे विस्थापित कर सकते हैं, इसके नीचे वाले विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो देखना है कि जिंक से ऊपर कौन सा है, तो जिंक से ऊपर जो है एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, तो जो शरीर में ले जाता है वो धमनियां होती है, ऑक्सीजन युक्त ले जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं नीले सिराएं जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस लाती है हृदय में, और अलिंद और नीलय जो है ये हम लोग के मतलब जो हृदय है उसके भाग हैं। ठीक है ना। अलिंद जो होता है ऊपर वाला भाग होता है दाएं अलिंद बाएं अलिंद, और नीचे वाले भाग को हम लोग दाएं नीले बाएं नीले दो नीचे वाले भाग होते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो याद रखना है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का लगभग 55% होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। जब प्लाज्मा में प्रोटीन जो दो प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जब अनुपस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। ठीक है ना, तो याद रखना है ये प्रोटीन जब अनुपस्थित रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीरम। और लिम्फ जो होता है वो लसिका होता है, ये हमारे शरीर के ऊतकों में पाया जाता है जो घाव भरने और रोगों से रक्षा करने में हम लोगों की मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो स्टोमाटा की आवश्यकता जितने भी धरती पर रहने वाले पौधे हैं उनको होती है। तो जलमग्न जो जल के भीतर हो, हाइड्रोफाइट्स जो जलीय पौधे होते हैं उनमें स्टोमाटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, तो याद रखना है ईस्ट में किण्वन की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा याद रखना है क्या, किण्वन से ही किण्वन प्रक्रिया से ही बनाया जाता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल बनता है, और एथिल अल्कोहल याद रखना है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनता है। जब ग्लूकोज का विखंडन अवायवीय श्वसन के रूप में होता है तब बनता है एथिल अल्कोहल। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो यहाँ पर एक नोट है आप लोग के लिए जो याद रखना है अच्छे से, कि जब हम लोग देखते हैं कि जब बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो बीज के निर्माण के समय कुछ चेंजेज आता है, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या चीजों में परिवर्तन आता है वो ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का कुछ बीज के संरचनाएं हो गई। ये संरचना जो है अंडाशय कहलाता है, ये जो है पुष्पासन कहलाता है, ये जो होता है हम लोग का बीजांड कहलाता है, और बीजांड के भीतर ही निषेचन होता है, यानी यहाँ पर बीज बनता है।
तो याद रखना है बीज बन गया, उसके ऊपर वाला यानी बीजांड जो है ये विकसित होकर बीजावरण बनाता है, ठीक है ना, बीजावरण बनाता है, बीज का आवरण बनाता है। अंडाशय जो है ये विकसित होकर फल बनाता है। पुष्पासन जो है ये कभी कभी कोई फल का निर्माण अंडाशय में नहीं होकर पुष्पासन में हो जाता है। तो याद रखना है पुष्पासन में जो फल की वृद्धि होती है उसको असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल बोल सकते हैं या झूठा फल बोल सकते हैं, ठीक है ना, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना है सेब होता है, जिसमें विविया यही है, बीजांड जो है विकसित होकर बीजावरण बनाता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, ये हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये चीनी का होता है, याद रखना है ये एसिटिक एसिड का होता है, और जब CHO लगा रहता है तो एल्डिहाइड का होता है, ठीक है ना। इसका IUPAC नामाकरण एक अलग वीडियो से हम आप लोगों को सिखाएंगे, पूरे के पूरे टोटल IUPAC नामाकरण, जिसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो याद रखना है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, जिसको हरित लवक कहा जाता है, और क्लोरोफिल को जो है पर्णहरित कहा जाता है। और याद रखना है क्लोरोफिल में एक धातु होता है जो होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण कौन सा क्या है? तो याद रखना है अंडोत्सर्ग जो होता है, यानी जब अंडोत्सर्ग कहलाता है अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन नलिका में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग का कारण है LH हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। इसमें FSH भी मदद करता है, लेकिन मेजर होता है LH, ठीक है ना। निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? इसमें कौन है जिसमें द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो ईस्ट होता है। ईस्ट जो होता है इसमें मुकुलन होता है। और याद रखना है द्विखंडन उसी में हो सकता है जो एक कोशिकीय हो, तो अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया, ये सारे एक कोशिकीय होते हैं, जिसमें द्विखंडन हो सकता है या बहुखंडन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ईस्ट जो होता है उसमें मुकुलन होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑब्वियसली प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही मतलब बना रहता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले वो पर्यावरण से, वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और जाइलम जो होते हैं पत्तियों तक जल को पहुंचाते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली उनके हरे पत्तों में तो रहता ही है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले तो ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर जल बनाते हैं, और फिर ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है ना। और इसी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं स्टोमाटा के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है, इसे कई सारे क्वेश्चन बन सकता है। पहले क्वेश्चन कि ये जो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, क्या पेड़ पौधे इसी रूप में जमा भी करते हैं? नहीं, याद रखना है स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जब जमा करना होता है तो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। दूसरी बात कि ये जो ऑक्सीजन बना है वो किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड या जल से? तो याद रखना है जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये जल के अणु जब टूटते हैं तो उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हम लोगों का, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो पीत रस भी वसा का पाचन करता है। अग्नाशय रस जो होता है इसमें तीनों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने के लिए क्षमता होती है, इसको पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। आंत रस प्रोटीन का पाचन करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखना है अग्नाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसका शॉर्टकट याद रखने का तरीका है लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो याद रखना है अग्नाशय रस में ये पाया जाता है। अगला है आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। याद रखना है आहार नाल की कुल लंबाई जो होती है 32 फीट होती है। अगर मीटर में बात करें तो 10 मीटर होता है, जबकि छोटी आंत जो होता है वो खुद 22 फीट का होता है, और इसका जनरली मीटर में बात करें तो 6 से 7 मीटर का ये खुद होता है, ठीक है ना। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? तो मुखगुहा से ही हो जाता है। मुखगुहा में सबसे पहले शुरुआत हो जाता है स्टार्च का पाचन होना, ठीक है ना। इसमें टाइलिन और डाइएस्टेज नामक जो होते हैं एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है?
तो वसा के पाचन में यहाँ पर हम लोग देखे हैं लैट, LAT, जो अग्नाशय जो है निर्माण करता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जिसमें लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, और आंशिक विखंडन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और पूर्ण विखंडन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और बहुत सारी ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। और ऊर्जा बनाने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत है क्या हानिकारक है? उच्च ताप पर लाभप्रदायी होता है, लाभप्रदायी यही हो जाएगा, लाभप्रदायी होता है, क्योंकि ये यूवी रे जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब कि ओजोन परत बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग हो जाता है, जिसे धरती पर नहीं पहुंचता है। अगर ये धरती पर पहुंचता है तो मनुष्य को कई तरह से रोग हो जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद, ठीक है ना, मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा कैंसर इत्यादि रोग हो जाता है। ओजोन का याद रखना है, इसका सूत्र जो होता है O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो नर का बात करना है तो याद रखना है पुंकेसर होता है। पुंकेसर जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। अगर उसका संरचना हम लोग देखें तो इस तरह से होता है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं पुतंतु या तंतु बोला जाता है, ठीक है ना, पुतंतु होता है। यहाँ पर जो है ये पराग कोश कहलाता है, और उसमें जो उपस्थित होते हैं जो नर युग्मक होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर परागकण, ठीक है ना, परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखना है 3.5 किलो जूल पर मोल होता है। 1 मोल में जब ग्लूकोज टूटता है तो 3.5 किलो जूल ऊर्जा की उत्पादन होती है। इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम लोग C2H5OH, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो याद रखना है अवायवीय श्वसन से बनता है, जिसमें ईस्ट जो है ये मदद करता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। किण्वन प्रक्रिया से ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे हम लोगों को निर्माण हो जाता है एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका है यानी कोशिका है श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो याद रखना है आरबीसी भाग लेती है। आरबीसी में एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में एक धातु होता है आयरन, और याद रखना है यही आयरन जो होता है ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक में काम करता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये रोगों से सुरक्षा करता है। तो याद रखना है जब क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रोगों से रक्षा करती है, तो डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। पादप अपशिष्ट यानी पादप में जो हानिकारक पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो कहाँ पर जमा होता है? तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सब में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का आहार नाल का कौन सा भाग है जिसमें किसी एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है? तो याद रखना है ग्रास नली, ठीक है ना। ग्रास नली जो है इसमें किसी भी प्रकार का ना ही पाचन होता है और ना ही किसी भी प्रकार का एंजाइम का स्त्रवण होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो एडीएच, ठीक है ना, एडीएच जो होता है जिस पर मूत्र की सांद्रता निर्भर करती है। और कोई पूछे कि मूत्र की रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखना है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम, ठीक है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? याद रखना एक ही होता है एब्सिसिक अम्ल, जो पत्तियों को विलगित करने में, है ना, ये वृद्धि को रोकने में मदद करता है। मतलब मदद क्या करता है? ये रोकता है, ठीक है ना। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो हृदय जो होता है पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करता है, इसलिए ये किसका हो सकता है? परिवहन तंत्र का भाग होता है, ठीक है ना। याद रखना है मानव हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है, ठीक है ना, याद रखना है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम यानी गुण जो होता है एक माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतति में परिवहन होते रहता है, और किससे संबंधित है? अध्ययन किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी से है, ठीक है ना। अनुवांशिकी का याद रखना है अनुवांशिकता का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जॉन मेंडल, ठीक है ना।
याद रखना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैसों को ग्रहण किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, किसका ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन का। जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं CO2। CO2 गैस जो होता है वो बाहर निकलता है, जो मतलब श्वसन के रूप में अंदर लिया जाता है उसको बोला जाता है निःश्वसन। निःश्वसन, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि निःश्वसन में कौन सा गैस भाग लेता है, निःश्वसन बोलते हैं। जो सांस अंदर लिया जाता है निःश्वसन, जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं निःश्वसन। तो निःश्वसन में होता है भाग कौन सा लेता है, CO2। निःश्वसन में कौन सा भाग लेता है, ऑक्सीजन O2 लेता है, ठीक है ना। अगला, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का हम लोग सूत्र देखते हैं C6H12O6 होता है। तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। अगला है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया, वैसी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, मतलब किससे होता है, तो याद रखना है मेडुला में होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है सेट 1 कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय।